नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। और हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चाओं में रही और किसी न किसी रूप में चुनाव में असर जरूर डालेगी। आज इलेक्शन टुडे की खबर है 2023 की फील्डिंग। चुनाव नजदीक है तो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए फील्डिंग लगाना शुरू कर दी है। सीएम शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा जैसे दिग्गज नेता इसकी तैयारी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ कमलनाथ ही मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। तो क्या अकेले कमलनाथ का मुकाबला बीजेपी के दिग्गजों से होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2023 की फील्डिंग जमाना शुरू कर दिया है। इसकी रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। बीजेपी अपने हर एक नेता का सही जगह और सही वक्त पर उपयोग करती दिखेगी। एक तरफ सीएम शिवराज के चेहरे के जरिए बीजेपी लोगों के बीच पहुंचना चाहेगी, तो दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार एक अलग भूमिका में नजर आ सकते हैं। 2020 के उपचुनाव के बाद सिंधिया कांग्रेस के खिलाफ प्रदेश भर में माहौल बनाते दिखे। इधर वीडी शर्मा की संगठन में मजबूत पकड़ का फायदा बीजेपी विधानसभा चुनाव की राह को आसान बनाने में करेगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल का इस्तेमाल भी क्षेत्र विशेष में होगा, तो नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेताओं के कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। हर जाति, वर्ग, समुदाय, क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो, लंबा दीर्घकालिक अनुभव की दृष्टि से हो, हमारे पास में उपलब्धि कारक और परिणाम कारक नेतृत्व है। नेतृत्व की पूरी बात है, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। कांग्रेस के पास में क्या है सबको पता है। थके चुके और पिटे हुए नेता हैं जिनके बारे में ये मध्य प्रदेश भली भांति जानता है। एक तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता 2023 की फील्डिंग जमाते दिखेंगे, तो कांग्रेस के सामने दुविधा यह है कि कमलनाथ के अलावा कांग्रेस में उनके कद के नेताओं की कमी है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधते हुए खुद की जीत का दावा ठोक रही है। भाजपा का खेल जो भी चल रहा है, चाहे वो राजनीतिक हो या गिल्ली डंडे का हो या क्रिकेट की बाल पर चौके छक्के लगाने का हो, हर खिलाड़ी एक दूसरे को आउट करने में लगा हुआ है और उभरते हुए सितारे को दूसरे सितारे को मारने के लिए दोस्ती करने में भी किसी को गुरेज नहीं है। और जो मौजूदा दौर भाजपा में है वो एक अंतर्द्वंद का है। उसकी आपूर्ति यदि खेलों से की जाएगी तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ या तो ओलंपिक होगा या टीमें धराशायी होंगी। यह तय है कि 2023 में जिसकी जमावट जितनी तगड़ी होगी उसका जीत का रास्ता भी उतना ही आसान होगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी जमावट में बीजेपी कांग्रेस से 2 कदम आगे ही रही है। इस बार भी उसके खेमे में शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा जैसे तमाम दिग्गज नेताओं की फौज है और इनसे ही कांग्रेस का मुकाबला होगा। लेकिन इस बार कांग्रेस भी एकजुट होकर विधानसभा चुनाव के लिए फील्डिंग जमाने में लगी है। अब किसकी जमावट जीत का रास्ता तय करती है, ये भी जल्द साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इसके अलावा एक और खबर चर्चा में रही। मध्य प्रदेश में एक बार फिर फिल्म के जरिए सियासत शुरू हो गई है और इस बार नई बात यह है कि विरोध विपक्ष कर रहा है। देश की राजनीति में गांधी और गोडसे की विचारधारा पर बहस को होना कोई नई बात नहीं है। इसी विषय को लेकर बड़े पर्दे पर फिल्म आ रही है। गांधी गोडसे एक युद्ध, और भोपाल में इसका विरोध शुरू हो गया। एनएसयूआई ने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी का पुतला फूंककर फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होने की मांग की। बता दें, 26 जनवरी को रिलीज हो रही इस फिल्म के जरिए नाथूराम गोडसे की विचारधारा को बताने की कोशिश की गई है।
राजकुमार संतोषी शर्म करो। पुतला दहन कर विरोध जताया गया है। राजकुमार संतोषी ने गांधी गोडसे एक युद्ध जो फिल्म बनाई है उसमें महात्मा गांधी की तुलना नाथूराम गोडसे से की गई है। महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराने में अहिंसावादी तरीके से अपना पूरा जीवन बलिदान दे दिया। नाथूराम गोडसे की जो विचारधारा को इस फिल्म में बताया गया है वो बहुत निंदनीय है। इस फिल्म में जो भ्रामक वो सीन जो बताए गए हैं वो उस पर सेंसर बोर्ड द्वारा तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जो 26 जनवरी को ये फिल्म जो रिलीज हो रही है उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। बता दें ये पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश में फिल्म को लेकर विरोध हो रहा हो। इससे पहले फिल्म पठान, लाल सिंह चड्ढा, आदि पुरुष डॉक्यूमेंट्री काली, वेब सीरीज आश्रम का विरोध भी हो चुका है। लेकिन इस बार सियासत के केंद्र में गांधी और गोडसे का मुद्दा है। और इधर फिल्म निर्माता संतोषी का भी बयान सामने आया है इस मामले पर, सुनाते हैं आपको। युवा पीढ़ी है उनको भी जानना चाहिए कि गोडसे कौन है, भाई क्यों ऐसे किया उसने। तो ये फिल्म जो है वो मंच, वो प्लेटफॉर्म इन दोनों कैरेक्टर को देती है कि दोनों अपने अपने विचार को रखें और देखने वाले उनको समझे और जो भी सोचे, जो भी फैसला करें उनके ऊपर है। बट एटलीस्ट वी एज अ मेकर, मैंने और हमारे राइटर, हमने पूरी कोशिश की है दोनों के साथ ईमानदारी के साथ। फॉर एग्जाम्पल मेरे व्यक्तिगत जो भी मेरा चॉइस हो मैं क्या करूँ, लेकिन फिल्म के दौरान बनाते हुए दोनों के साथ हमने न्याय किया है। दोनों के विचारों को एज इट इज मंच पे लाए हैं, ले आए पर्दे पर। और अब बात करेंगे हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में आपको हम लिए चलते हैं उज्जैन की तराना विधानसभा सीट, जहां समीकरण बदले बदले से हैं। 15 साल तक बीजेपी के कब्जे में रही सीट पर कांग्रेस के महेश परमार ने कब्जा किया और परमार एक बार फिर जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की भी अपनी तैयारी है। तो चलिए देखते हैं क्या है तराना का सियासी मिजाज। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज हम बात करने वाले हैं तराना विधानसभा की। वैसे तो यहाँ का जायका ग्रामीण विधानसभाओं से मिलकर बनता है, लेकिन हम तो निकले हैं चुनावी जायका लेने। बात 2023 चुनाव की होगी। उससे पहले 2018 में जब यहाँ चुनाव हुए तो महेश परमार कांग्रेस के चुनाव जीत गए। अनिल फिरोजिया सामने थे। किस्मत का बड़ा खेल है, विधानसभा का चुनाव वो जीते नहीं, लेकिन बाद में लोकसभा का टिकट मिल गया और सांसद बन गए। पर 23 में क्या होगा और 23 के बीच में जो अंतराल दिखाई दे रहा, इसमें क्या जिन दावे जिन वादे को लेकर विधायक चुनाव मैदान में थे वो पूरा कर पाए। उज्जैन जिले की तराना विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित ये ग्रामीण विधानसभा, जहां ज्यादातर लोग खेतीहर मजदूर ही हैं, जो दिन भर कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं। 2018 में यहां से कांग्रेस के महेश परमार चुनाव जीते थे और अनिल फिरोजिया को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार क्या समीकरण है? तो सबसे पहले हमने एक गांव से ही शुरुआत की। इस बार कितना लहसुन लगाया? 2 बीघे का। और पिछली बार 12 बीघे का था। तो एकदम 10 बीघा कम कर दिया आपने। पिछली बार घाटा गया हुआ था, 1 लाख रुपए घाटा गया था 12 बीघे में। क्यों? लहसुन में खर्चा हो गया था, 4 लाख रुपए खर्चा हो गया था और 3 लाख की लहसुन हुई थी सब मिला के। दाम नहीं मिले लहसुन के, रखा रखा खराब हो गया, फेंकना पड़ा। तो अब इस बार क्या उम्मीद है? इस बार कम लगाया है, देखते हैं। सरकार कौन सा अच्छा काम करती, कांग्रेस की बीजेपी? सरकार तो अभी बीजेपी तो अच्छा काम करती है, बस यही है अभी खाद वाद में दिक्कत आई और अभी फसल के भाव भी नहीं मिले हमको। कांग्रेस की सरकार में फसल के भाव मिल जाते हैं, पर दूसरा काम में अगर देखो उसकी तो बीजेपी अच्छी है। कौन से दूसरे काम देख रहे हैं? मंदिर। हाँ मंदिर। यहाँ का परिवेश ग्रामीण ही है, लेकिन बात सियासी हो जाए तो फिर लोग अपनी बात रखने से नहीं चूकते। बात चाहे दोनों पार्टियों की हो या फिर लोगों की समस्याओं की। विकास हुआ, काम कितना हुआ गाँव में? बहुत बढ़िया चल रही है। तो इस बार कौन जीतेगा 2023? मोदी। मोदी की। तो बात मोदी की होगी कि शिवराज की होगी? शिवराज सिंह जी। ये बताइए कितना बदला आपका तराना, कितना विकास, कितना काम? विकास हुआ और काफी विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। और अगर टिकट भी अगर सही व्यवस्थित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बांटी गई या दी गई तो काफी अच्छा विकास होगा इसमें। क्या बोल रहे हैं? मतलब 10-12 फैक्ट्री भी डल गई तराने में, बर्तन फैक्ट्री, पुष्टा फैक्ट्री, बहुत विकास हो रहा है।
बहुत यहाँ कुछ भी नहीं है रोजगार के लिए, कुछ भी यहाँ रोजगार के लिए नहीं है। चोरी करो बस, ये काम है। रोजगार आदमी है, कोई ठेला फैक्ट्री धकाओ ना, नहीं। हमारी करो, और कुछ भी नहीं रहा। बड़े बड़े नेताओं बने, दुर्गादास सूर्यवंशी बने, कुछ तरक्की नहीं करी, तो अब क्या तरक्की होगी हमारे यहाँ की? कितना बदल गया सेठ जी आपका तराना? क्या बदला है, यहाँ रोजगार तो कोई के पास भी नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, यहाँ उद्योग की बहुत आवश्यकता है, यहाँ उद्योग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इस हिसाब से तो यहाँ बेरोजगारी बहुत है यहाँ। पूर्व और वर्तमान विधायक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के आरोप लगा रहे हैं और दोनों ही अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हैं। कोरोना जैसी महामारी हो, अन्य क्षेत्र की समस्या हो, 24 घंटे सतत संपर्क, 24 घंटे मोबाइल चालू, निरंतर हमारे परिवारजनों के बीच में रहता हूं, माता बहनों को सम्मान करता हूं, बुजुर्गों को सम्मान करता हूं, युवाओं की लड़ाई लड़ता हूं, किसानों की लड़ाई लड़ता हूं, मजदूर भाइयों की लड़ाई लड़ता हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। इसलिए मैं उनसे यही निवेदन करता हूं और उनका आशीर्वाद है, निरंतर परिवारजनों के बीच में रहता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। जनता जनार्दन से आप जाके पूछो तो वो आपको बताएंगे कि वो कितना झूठ बोलते हैं। कांग्रेस का कल्चर है झूठ बोलो और जोर से बोलो। तो अब जनता जनार्दन समझ गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में तराना विधानसभा में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी में वहां से विधानसभा निकालेगी। तराना का चुनावी जायका सबके सामने है, लेकिन चलते चलते हम एक सब्जी वाले वृद्ध दंपति के पास रुक गए तो जो बचा था वो भी सामने आ गया। कमल वाले अच्छा काम करते कि पंजा वाले? कमल वाले करते हैं साहब, अभी तो राज्य अपना है। हकीकत कह रहा हूँ मैं, बस बहुत मुसीबत उठाई है, मतलब बेल जोड़ी थी नहीं, जब से ही मुसीबत उठा रहे थे बेचारे, ऐसी टांकर मारते थे कांग्रेस वाले उन्होंने। हाँ तो आपने अब देखा वो समय देखा, जब तो बात ही कर रहे हैं। दीपक, पहले दीपक थी, दीपक के बाद में फिर ये बेल जोड़ी, फिर गाय बछड़ा, क्या फिर हल्दर, अब क्या है, अब कमल आ गया। तो कमल ने खिला दिया बेचारे जनता पार्टी वाले, उनको कमल ने खिलाया है। अब क्या खिलेगा आगे, क्या खिलेगा आगे, क्या पंजा अंजा नहीं खिलेगा साहब। ये चैलेंज मार के कह रहा हूँ कि राज अभी और 5 साल तक चलेगा। हाँ, मार को तो जो दे रहा है उसकी जय बोल रहे हैं हम। जो दे रहे हैं उसका जय बोल रहे हैं, पर हम चुनावी जायका लेने जब निकलते हैं तो तरह तरह के जायके मिलते हैं। हर उम्र के व्यक्ति से बात होती है, इस उम्र के लोगों से बात होती है, युवाओं से बात होती है, सबके अपने अपने मत होते हैं। लेकिन तराना विधानसभा का जायका बहुत अलग है, आप समझ गए होंगे। अगली विधानसभा भी मैं देखूंगा मेरे सहयोगी आशीष के साथ। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो इस सीट का जरा सियासी इतिहास भी समझ लेते हैं। उज्जैन जिले की अहम विधानसभा सीट है तराना। करीब 2 लाख मतदाताओं वाली यह सीट है। 2018 में कांग्रेस के महेश परमार की जीत हुई थी यहां से। परमार ने बीजेपी के अनिल फिरोजिया को यहां से परास्त किया था। लंबे समय से सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। पिछले 7 चुनाव में सिर्फ 2 बार कांग्रेस जीती। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में आज मुलाकात कीजिए कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना से। सुखेंद्र मऊगंज सीट से विधायक रह चुके हैं और इस विधानसभा में मऊगंज को जिला बनाने का मुद्दा प्रमुख रहा है। 2023 को लेकर विधायकों के क्या दावे हैं और क्या वादे हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोले तो नेताजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंचल शुक्ला और आज हम रीवा जिले की मऊगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सुखेंद्र सिंह बन्ना जी से बात करेंगे। 2013 में जनता ने इन्हें चुना था, लेकिन 2018 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वहां से चुनाव जिताया था। 2023 में अब जबकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और आपको क्या अपेक्षा है कि जनता इस बार आपको चुनेगी? देखिए क्या है, मऊगंज क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है, मैं वहीं पला हूँ, बढ़ा हूँ, वहीं पैदा हुआ हूँ। वहाँ मेरा पारिवारिक संबंध है और लगभग 28 सालों से मैं अपने राजनीतिक जीवन में एक समाज सेवा के रूप में आया और आज भी मैं एक समाज सेवक हूँ। नेता होता वहाँ के लिए न था न हूँ, नेता तो स्वाभाविक है कि आदमी होता है, वो है ही है। तो वो मेरा विशेष मुद्दा यही है कि मैं वहाँ का एक पारिवारिक सदस्य हूँ। रही बात कि 28 सालों में
जब जब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है, चाहे छोटे मुद्दे हों चाहे बड़े मुद्दे हैं, इवन देन छोटी मोटी घटनाओं को भी लेकर के मैं आधी रात भी वहाँ पहुँचने का काम किया हूँ और उसका निदान भी जो मुझसे बन पड़ा किया। विधायक रहते मैंने, चाहे बाण सागर की बात हो चाहे जिले का मुद्दा रहा हो, इन मुद्दों को लेकर के मैंने बड़े ताकत से लड़ा। आप भी जानते हैं विधायक नहीं रहा तो भी, और पानी बिजली सड़क इन मुद्दों पर, शिक्षा स्वास्थ्य इस पर भी हमने काम किया। सिविल अस्पताल, चौराघाट, सड़कों के माध्यम में चौराघाट मेरे यहाँ बड़ा मुद्दा था, इसको मैंने मंजूर करा, और भी कनेक्टिंग बहुत सारी रोडों के लिए मैंने प्रयास किया। और आज भी मेरे बहुत सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं, विधायक रहते हुए मैंने किया। बाकी जैसे हमारा बाण सागर का पानी, मैंने 670 करोड़ का उस टाइम प्रोजेक्ट बना था और आज भी वहीं पर वो टिका हुआ है, उससे न आगे बढ़ा न पीछे हटा। तो हमारा ये कहना है कि ये मुद्दा और प्लस जिले का मुद्दा, जिले के मुद्दे की लड़ाई लेकर के तो मैं सदैव लड़ा। आपको मालूम होगा कि एक वर्ष पहले इसी दिसंबर माह में मैंने जेल भरो आंदोलन किया था और उसमें 50,000 की प्रशासनिक गिरफ्तारी हुई थी। 6 महीने का मैंने अल्टीमेटम दिया, बशर्ते जब 6 महीने की बात आई, ये दिसंबर में मुझे कार्यक्रम करना था, फिर से लड़ाई लड़ना था, तो उस टाइम एक बड़ा मतलब वर्तमान विधायक और उनके साथियों के द्वारा कहा गया कि जिले में दिसंबर तक जिला बन जाएगा। जब वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक जब आंदोलन जिला बनने को होता है तो वो आंदोलन कर देते हैं तो रुक जाता है, तो मैंने समय दे दिया। अब मैं सुन रहा हूँ कि अब मार्च में जिला बनेगा, तो मजबूरी ये हो जाती है कि कभी कभी आदमी रोड़ा जो काम अच्छा होम जिसको कहते हैं कि होम करे हाथ जले वाली बात, तो मैं ये नहीं बनना चाहता। बशर्ते वो मार्च की बात आ रही कि मार्च में जिला बनेगा। फिर भी जिला बनाने का मुद्दा, बाण सागर का मुद्दा और शिक्षा स्वास्थ्य में जितना काम होना चाहिए उतना काम हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ। 2023 में जनता अगर आपको जनादेश देती है तो कौन से वो महत्वपूर्ण काम है जो 2018 में छूट गए थे, उन्हें अब आप पूरा करें? बाण सागर का पानी, शिक्षा स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये सब हमारे मुद्दे हैं। जिले का मुद्दा है ही है, ये सब चल रहा है, ये सब मुद्दे हमारे होंगे। तो ये थे सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, जो कि मऊगंज से पहले भी विधायक रह चुके हैं और 2023 में जनता अगर इन्हें जनादेश देती है तो ये मऊगंज को जिला बनाने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सहित अन्य सुविधाएं और बेरोजगारी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं को रोजगार देने का, उसके लिए ये काम करेंगे। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदिल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, रीवा। और अब बारी है चुनाव जायके की। शिवपुरी के माधव चौक पर चाय की चुस्की लेते लोगों से हमने जाना कि 2023 चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, साथ ही विकास के क्या मुद्दे हैं जो शिवपुरी में चुनाव से पहले चर्चा में रहेंगे। 2023 शुरू हो चुका है और इस वर्ष मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर जायका की बात की जाए तो हम पंढरपुरी चाय की दुकान पर हैं और इस चाय की जो खास बात यह है कि ये फ्लेवर के माध्यम से तैयार की जाती है। यहाँ पर दुकान संचालक हमारे साथ में मौजूद है। आपका क्या नाम है सर? महेश शर्मा। जो आप चाय बनाते हैं, क्या किस तरह से बनाते हैं चाय को? ये चाय केवल हमारा दूध है, फ्लेवर आता है वहाँ से, मसाला कंप्लीट बन के आता है। अच्छा। और आयुर्वेदिक है ये। आयुर्वेदिक चाय आपके? आयुर्वेदिक है। लोग इसको पसंद कर रहे हैं यहाँ पर? अभी तो बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। अगर चुनाव की बात की जाए, इस वर्ष चुनाव होना है मध्य प्रदेश के अंदर, क्या देखते हैं? देखो वैसे सब ठीक है, लेकिन उनको महंगाई पे और इस बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए। क्या लग रहा है सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए, या सरकार वर्तमान में सही काम कर रही है? सरकार जो भी कर रही है ठीक कर रही है, लेकिन महंगाई पे अंकुश नहीं है। शहर शिवपुरी के हालात बहुत खराब हैं, यहाँ आदमी बेरोजगार बहुत है। महंगाई तो खैर पूरे हिंदुस्तान में ही है, लेकिन शहर शिवपुरी में कुछ अधिक माहौल खराब है। क्या लग रहा है सरकार जो काम कर रही है इस वक्त, तो वो सही चल रहा है? सरकार का काम, सरकार के काम तो ठीक है, लेकिन क्या है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। इस शहर में ना तो कोई ऐसी फैक्ट्री है जिससे रोजगार मिल सके, या तो आदमी फुटपाथ पे काम कर ले, या किसी की दुकान पे, शॉप पे काम कर ले, ऑटो चला ले। इसके अलावा यहाँ कोई रोजगार नहीं है। सरकार को इस शहर के लिए, रोजगार के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम जमाना चाहिए जहाँ से जनता बहुत परेशान है हर तरफ से। यहाँ बेरोजगारी बिल्कुल फैल चुकी है। आने वाले टाइम में अब ये देखना होगा कि 2023 के अंदर चुनाव होना है, जो जनता अपना क्या डिसीजन सुनाती है। कैमरामैन साकिर अली के साथ फरमान अली, बंसल न्यूज, शिवपुरी। और अब बारी है जन का मन टटोलने की। हमने जबलपुर की जनता से जाना 2023 को लेकर क्या विकास के मुद्दे हैं और कैसा जनप्रतिनिधि वो चाहते हैं। अब हमारे मोदी जी की सरकार में मतलब परेशानी तो बहुत ही कम है। शिवराज जी जैसे मतलब अब हमारे सीएम जी हैं, तो इस वजह से हम लोगों को तो बहुत, महिलाओं को तो इतनी सुविधाएं जिसकी कि अब हमें लिस्ट बताने बैठूंगी तो कम भी पड़ जाएंगी। और आज का ये जो खेल है, इससे तो और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला।
तो मेरा यही कहना रहेगा, बीजेपी और कांग्रेस डिजर्विंग कैंडिडेट जो मेहनत कर रहे हैं उनको आगे करें, नीचे लेवल से ऊपर के लेवल तक। मेरे हिसाब से तो 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आनी चाहिए और वही सरकार जो है वो सभी वर्गों को ही ध्यान में रख के कार्य करेगी। देखिए, पहले तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, महंगाई को थोड़ा सा वो आना चाहिए, पेट्रोल के दाम हो गए, ये सब हो गए। उसके बाद अपने जॉब वैकेंसीज निकलनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की बात करूँ तो आसपास आपको डेवलपमेंट काफ़ी दिखेगा, चाहे रोड वगैरह हों और बाकी चीज़ें भी आप देखेंगे डेवलपमेंट में अच्छा हो रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी इस बार निकाल लेगी, क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस में जो आंतरिक जो गुटबाजी है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। बस क्या है, सब बेरोजगारी थोड़ा कम हो, शहर में जो घर के जो क्या जबलपुर शहर का जो विकास जो रुका हुआ है ना, वो विकास पूरा होना चाहिए। विकास ना बहुत और कोई शहरों की अपेक्षा जबलपुर अपना बहुत विकास में बहुत पीछे है, इसका होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्यों विकास रुका हुआ है? कहीं पर जैसे दूसरा देखती हुई इंदौर वगैरह जितना डेवलप हो रहा है उतना जबलपुर नहीं है अपना, तो मैं चाहती हूँ कि जबलपुर के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो विकास कार्य हुए हैं, माननीय मोदी जी ने जो विकास कार्य को गति दी है, उसको देखते हुए हम लोग को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही आना चाहिए। और महंगाई तो ऐसा है कि देखिए, जब अच्छे कार्य होंगे तो खर्च तो होगा, जब देश विकास करेगा तो खर्च तो होगा और खर्च की गति भी बढ़ेगी। उसमें हम आम जनता को परेशानी जरूर होती है, पर इस विकास को देखते हुए हम लोग खुश हैं। चलिए, इसी के साथ खास चुनावी कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।